अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत मुज़ाकरात हुए। मुआहदे के इम्कानात रोशन हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान हमसे डील के लिए मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। ईरान से मुआहदे के करीब हैं। यकीन है कि अभी जंग खत्म करने का बेहतरीन मौका है। विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मुज़ाकरात के लिए भेजने का इम्कान नहीं। ये मुमकिन है कि अगले हफ्ते दौरा चीन से पहले मुआहदा हो जाए। वाशिंगटन ईरान पर संजीदा इकदाम कर रहा है और सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ईरान से डील नहीं होती तो दोबारा बमबारी कर सकते हैं। जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ ज़ेर गौर। उम्मीद है चीन अमन के फ़रोग के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान ने इन तजावीज़ पर अपने मौक़िफ़ से सालिस पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी के साथ मुलाकात और बातचीत को मज़बूत करार दिया और तवक्को जाहिर की है कि चीन अमन के फ़रोग और जंग के खात्मे के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने कहा कि अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग नाजायज़ है और चीन खित्ते में तनाव कम करने के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार है। फील्ड मार्शल ने फरीकैन में जंगबंदी और मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने खित्ते और दुनिया में नई तारीख रक़म की। ईरान और अमरीका के दरमियान पिछले माह मुज़ाकरात में फरीक आर्जी जंगबंदी पर मुत्तफ़िक हुए। ईरान और अमरीकी क़यादत का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ का छठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान पर तारीखी एतमाद किया। ये एक अदना सी खिदमत है जो पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए अंजाम दी। पुख्ता अज़्म के साथ हमने बातचीत के दरवाजे खोले। उम्मीद है बातचीत जल्द देर पा अमन में बदलेगी। पाकिस्तान का ये किरदार आइंदा भी जारी रहेगा। जो भी मसाइल हैं उनका हल निकालेंगे। महकमा मौसमियात ने आज से 11 मई के दरमियान नए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पारा 46 से 50 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जनूबी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 43 से 47 तक जाने का खदशा जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान, नौशहरा, पेशावर में दर्जा हरारत 39 से 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। गर्मी 2 दिन तो कम रही है, लेकिन अब दोबारा से गर्मी के बढ़ने की बात की जा रही है। तो मेरे ख्याल में आजकल सबका मूड जो है वो कुछ गर्मी के बढ़ने और गर्मी के कम होने पे किसी ना किसी हद तक डिपेंड ज़रूर करता है। और जिस दिन महंगाई कम होगी, थोड़ा पेट्रोल सस्ता होगा, उस दिन और हम सबका मूड अच्छा होगा। मौसम की सबसे पहले बात हो रही है तो आपको ये आगाह कर दें कि महकमा मौसमियात ने गर्मी की पेशगोई की हुई है, लेकिन इस वक्त चूंकि मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और हवाएं भी चल रही हैं, इसलिए गर्मी का एहसास गुज़िश्ता कल की तरह शिद्दत नहीं रखता है। महकमा मौसमियात ने सिंध में एक नए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और इसी के बाइस दर्जा हरारत 49 डिग्री को छू सकता है। पेशगोई के मुताबिक वसती और बालाई सिंध को कल से 11 मई तक हीट वेव देखना पड़ सकती है और शहीद बेनज़ीराबाद हो गया, घोटकी हो गया, खैरपुर, नौशहरा, फिरोज, जेकबाबाद, लाड़काना, सखर जैसे इलाकों में शदीद गर्मी रह सकती है। और इस गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाइस सिंध हुकूमत ने सिंध की जो पिंक गेम्स है उसको भी फिलवक्त के लिए मुलतवी कर दिया है। सिंध पिंक गेम्स 8 से 10 मई तक बेनज़ीराबाद में कराए जाने का ऐलान पहले किया गया था और गेम्स का इफ्तिताह खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की जानिब से किया जाना था। ताहम गर्मी इतनी बढ़ गई है, इसकी शिद्दत को देखते हुए और सेहत का ख्याल प्लेयर्स का करते हुए इवेंट की जो एसोसिएशन है उसने ये फैसला किया है कि फिलवक्त इसको मुलतवी कर दिया जाए और बाद में जैसे ही मौसम बेहतर होता है तो मुमकिना तौर पर इसकी कोई नई डेट्स सामने आएंगी। तो आज के प्रोग्राम में हम गर्मी के हवाले से तो बात करेंगे कि इससे क्या असरात हो रहे हैं, फिर ईद भी आने वाली है, ईद उल अज़हा पर जानवरों की सेहत के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए और ऐसे में कितना ज़रूरी होगा कि ये टेम्परेचर नीचे आए और ख़ास करके महकमा मौसमियात क्या पेशगोई कर रहा है कि अगले दिनों में टेम्परेचर क्या हो सकता है। इस पर ज़रूर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त हमें आगे बढ़ना है और अपनी मेन स्टोरी की जानिब आना है। और चूँकि हम जानते हैं कि पूरा पाकिस्तान बड़ी खुशी के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ ऑपरेशन बनियाम मरसूस की एनिवर्सरी मना रहा है, वो तारीखी बाब जिसने भारतीय गरूर को, उसकी जहरियत को, उसके जंगी जनून को 1 साल कब ऐसा जवाब दिया कि दुनिया ने पाकिस्तान की अस्करी महारत हो,
या फिर दिफाई तैयारी हो, कौमी यकजहती का एतराफ़ किया और अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की बुज़दिलाना जहरियत का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि मार्काए हक में भारत को अस्करी, सफारती और नफ्सियाती हर महाज पर वाज़े सुबकी का भी सामना करना पड़ा। ऑपरेशन बनियान मरसूस ने ना सिर्फ दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया बल्कि कौम, अफवाज, साइंसदानों, सफारतकारों, मीडिया की मुत्तहद ताकत को भी दुनिया के सामने आहनी दीवार बनाकर खड़ा कर दिया। आज 1 साल बाद भी ये कामयाबी कौमी अज़्म, अस्करी बरतरी और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की एक रोशन अलामत है और हमारा पूरा मुल्क और तमाम तर पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ जहाँ हैं उनके लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र के लम्हात नहीं हो सकते कि जब पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को ऐसी हैबत तारी की कि जब उसने रात के अंधेरे में हम पे हमला किया, जब उसने सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान कब से उनके खिलाफ तैयारी करके बैठा हुआ है और अगर कोई मिस एडवेंचर होगा तो उसका जवाब किस तरह का होगा। और शुरू में तो एतराफ़ नहीं किया लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि उन्हें एतराफ़ भी करना पड़ रहा है और मानना भी पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने उनके कितने तैयारे गिराए थे। इसी पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब मौजूद है, दिफाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज पूरा पाकिस्तान फ़ख्र से अपना सर बुलंद करके कह रहा है कि वो भारत जिसने हमें खाक में मिलाने की कोशिश की थी उसने धूल चाटी और आज उसका एक साल मुकम्मल हुआ जाता है। पहले तो सबसे आपको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, पूरी अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, तमाम पाकिस्तानियों को इसकी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और ज़रा चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर से हमारी यादें ताज़ा करें। वो रात की मोमेंट थी, हम में से कोई भी, शायद हमारी अफवाज बिल्कुल तैयार थी लेकिन एक आम पाकिस्तानी को अंदाज़ा भी नहीं था कि उस रात क्या होने जा रहा है, लेकिन फिर जो भी हुआ उसका पाकिस्तानी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई थी और 22 अप्रैल के बाद सो कॉल जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद से जो पाकिस्तान की यकीनन उस पर पाकिस्तान ट्रैक कर रहा था चीज़ें और जिस तरह उनके अज़ाइम थे तो वो सारे क्लियर थे। लेकिन फिर पाकिस्तान अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी थी। यहाँ पर लीडरशिप चेंज थी, चाहे पाकिस्तान आर्मी की बात थी, पाकिस्तान एयरफोर्स की बात थी, यहाँ की अपनी तैयारियां मुकम्मल थी। और उससे पहले इस दौरान भी काफी कोशिश की गई थी। उन्होंने 4 राफेल तैयारों से इंडियन इलीगल पार्ट जम्मू एंड कश्मीर से आने की कोशिश की थी, तो वो जहाज को लॉक कर दिए गए थे। सिस्टम को साइबर अटैक ऐसे हुए थे कि दे इन पैनिक वो कंफ्यूजन में वहां से भाग गए थे और फिर वो डिफरेंट एयरपोर्ट्स में जाकर उतरे थे बेसिस में। सो दैट वाज द कंफ्यूजन पाकिस्तान ने उस वक्त क्रिएट किया था। और फिर जिसके बाद आप देखें आज जो कल रात थी 6 और 7 की रात थी जिसमें रात के अंधेरे में सिविलियन टारगेट्स पे है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के एरियाज थे या पंजाब के एरियाज थे, सिविलियन टारगेट्स थे, खवातीन थे, बच्चे थे, उनको शहीद किया गया। लेकिन उस दौरान में जो रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान एयरफोर्स का, हमने हिस्ट्री चेंज कर दी इसमें। और Absolutely. जिस तरह हमारा रिस्पांस था और हमारे जिस फेथ के साथ अज़म भी था और ईमान की ताकत भी थी। और जिस तरह के देखिए पहले घंटे में 4 राफेल तैयारे मार गिराए और उसमें कंसेप्ट जो फर्स्ट टाइम दुनिया ने देखा, द कंसेप्ट ऑफ मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक एस्टेब्लिश किया, एक किल चेन बताया जाता है कि एस्टेब्लिश हुआ। सो देयर वाज ए इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम जो था जहाज के पायलट के साथ, एवाक्स तैयारे जो थे, सब स्पेस और सैटेलाइट जो सिस्टम थी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इसमें शामिल थी। और इसके अलावा ग्राउंड में जो सिस्टम में जो कमांड स्ट्रक्चर्स थे उनके साथ देयर वाज ए कोऑर्डिनेशन। सो ये दुश्मन को देख रहे थे। इवन जो ये था कि उनके तमाम एयर बेसिस देखे जा रहे थे, उनका हर जो तैयारा वो टेक ऑफ कर रहा था वो वाज बीइंग ट्रैक। और इसके बाद अकॉर्डिंगली देखें J-10C एक Absolutely. राफेल के सामने तो एक छोटा मतलब Mm. इंफीरियर जहाज था। लेकिन प्रोफेशनलिज्म और जिस तरह मल्टी डोमेन ऑपरेशन इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं और J-10C विद PL-15 भी प्रीवेल्ड। और जिस तरीके से फर्स्ट रात को 6 तैयारे और एक जो हेरोन ड्रोन था वो दे वाज शॉट डाउन। सो उसका एक इम्पैक्ट हुआ और इंडिया ने उसी वक्त, वैसे जो उनकी मीडिया को आप रिकॉल करें तो उन्होंने उस वक्त मान लिया था 3 तैयारे गिरे जी हैं। बिल्कुल शुरू में। लेकिन बाद में फिर कंफ्यूजन में रहे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने इस मार्के हक में और बुनियाद में मरसूस में, इसके बाद हमने अभी लॉन्च ऑन 10th जो 9th 10th को बुनियाद में मरसूस भेजा हमने, समझ वी लॉन्च ए रिपोस्ट
जो यस। हमने बदला तो लेना था, जो हम पे हमला किया गया था। और उन्होंने हमारे 9 टारगेट्स बेसिस और जगहों पे हमले किए थे। हमने उनके 26 टारगेट्स पे हमले किए, और हमने वहां पे जाके जिस तरीके से पैनिक, खौफ और हिट हुए हैं। S-400 देखें, बुश पे जी। हिट किया। S-400 आदमपुर में था, वहां पे उनको हिट किया। ब्यास के एरिया में जो उनके बरामोस के मिसाइल स्टोरेज साइट्स थी, वो एब्सोल्युटली। वहां पे हिट किया। इसके तो मसूद अलावा साहब ज़रा बेसिस थे हमारे व्यूअर्स को लॉजिस्टिक बताएंगे इंस्टॉल। व्हाट एन S-400 कैन डू। और अगर किसी मुल्क के पास S-400 हो और आप उसको निशाना बनाएं और आप उसे नाकारा बना दें, व्हाट डज इट मीन? देखें, S-400 तो ये है, एक तो दिस इज द लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, और ऑलमोस्ट ये 40 किलोमीटर आल्टीट्यूड पे ये टारगेट को एंगेज कर सकता है, और ऑलमोस्ट 300 to 400 किलोमीटर क्रॉस इतने फासले पे जाके उस लेवल पे जाके टारगेट को एंगेज कर सकता है और इफेक्टिवली कर सकता है। और मतलब जिस आज देखें ना, इंडिया के पास उस वक्त 5 उनके पास बैटरीज थी, उनमें से 4 पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉय किया था, एक सिक्किम में लगी हुई थी, और अभी दे आर गेटिंग एडिशनल। सो इट वाज कंसिडर वन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटीज मानी जाती थी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में। सो दिस यस। वाज द बैकबोन ऑफ इंडियन जो सिस्टम था एयर डिफेंस का। और आप समझ लें, जब हमने हिट किया, और हिट किया 2 जगहों पे किया, और उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि आप देखें कि 2 दिन के बाद, अगर आपको याद हो, तो मोदी साहब वो गए थे वहां, तस्वीर खिंचवाई उन्होंने। जी। तस्वीर खिंचवाई तो फिर ये हुआ था कि रातों रात राजस्थान से एक वेपन सिस्टम शिफ्ट किया गया, ताकि वो वाह। तस्वीर के लिए। और आप अगर ये भी देखें कि उस तस्वीर में उनके एयरफोर्स चीफ वहां पे मौजूद नहीं नहीं थे। थे या। सो दैट वाज द इंडिकेशन कि वो कितने वो उससे खुश नहीं थे, जिस तरह एयरफोर्स ने, उनके इंडियन एयरफोर्स ने परफॉर्म किया। सो आप समझ ले, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस इफेक्टिव तरीके से वहां पे एंगेज किया, और बाकी आपके देखें ग्राउंड फोर्सेस जो LOC पे लगे हुए थे, और आपको याद है कि व्हाइट फ्लैग्स लहराए गए हैं। जी। दे आस्क फॉर दी मर्सी की बात की, जी। और उन्होंने कहा मैं हम मैं जंग नहीं आपसे लड़ना यही चाहते पूछने हैं। लगी थी ब्रिगेडियर साहब कि किसी भी फौज के लिए सरेंडर करना, अब वाइट झंडा लहरा देना, क्या मोमेंट हो सकता है वो? आई मीन कितना एम्बैरसिंग हो सकता है कि जब आप एक दूसरे मुल्क से, जिसने हमेशा चाहा हो कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए, वो सफारती सतह पर नाकाम रहे, इकनॉमिकली नाकाम रहे, मिलिटरली उनसे नीचे रहे, उसके सामने जब आपको झंडा लहराना पड़ता है सफ़ेद शिकस्त का, और ये मानना पड़ता है कि उनको मर्सी के ज़रिए माफ़ कर दिया जाए, ये कैसी फीलिंग हो सकती है किसी मुल्क के लिए? देखें, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूमिलेटिंग है, और ये डिसग्रेस मानी जाती है कि जब आप सरेंडर के, दैट्स वाई आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे यूनिटों के जो मोटोस है, डेथ बिफोर सरेंडर की बात होती है, कि ये कभी चीज हो ही नहीं सकती है। और इस्लाम के अंदर तो आप देखें ना, शहादत की बात होती है, वो एक फैथ की बात होती है। तो मेरा ख्याल में ये जिस तरीके से हुआ, और फिर देखें ना कि ट्रुप्स जो थे, मुराल नीचे गिर चुका था, और जो इनके साथ सेटबैक्स हो रहे थे। और आप देखें उस वक्त इवन जो इंडिया की मीडिया की कवरेज उस वक्त हो रही थी, जिस तरह वो रिपोर्टिंग कर रहे थे कि जहाँ पे जहाज गिर रहे हैं उनके, और जब बाद में बुनियाद में मरसूस में, सो वो एक इम्पैक्ट था, वो पाकिस्तान एक वॉज ए पैराडाइम शिफ्ट हमने ले आए भी। आप समझ ले, अब एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस में तब्दीली हमने कर दी है। यस। आपने वी हैव चेंज द डायनेमिक्स इन साउथ एशिया में। इंडिया ने जो सो कॉल्ड लीडरशिप थी वो विकेट कर दी है, और हमने वी हैव टेकन ओवर दी लीडरशिप इन साउथ एशिया। आप देखें ना, हम सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी बन गए हैं, यस। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं, पीयर कंपटीटर है इंडिया के साथ, जियो स्ट्रेटेजिक हम प्लेयर हैं, हमारी रेलेवेंस भी है, हमारी क्रेडिबिलिटी भी है, दुनिया मानती है। और उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान की जिस तरह पजीराई हुई है, सो मेरे ख्याल में आप देखें कि हम ये कह कि जहां अफवाज पाकिस्तान ने कौम के जो के लिए जो जो उनका बुनियादी रोल था वो करके दिखाया, वहां पे कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी रही है। और जिस तरीके से लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया, पाकिस्तान के झंडे के नीचे जमा हो गए थे, अपने इख्तलाफात एक साइड पर रख दिए थे। जी। सो दैट वाज इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं कहीं भी बात करता हूँ, कि ये लीडरशिप बहुत मैटर करती है, चाहे आपकी एब्सोल्युटली। पॉलिटिकल लीडरशिप हो या आपकी मिलिट्री लीडरशिप हो, स्पेशली जब ऐसे हालात और वाकयात होते हैं, जब आप हमले, आप पे यू आर अंडर अटैक, और एक बड़ा दुश्मन जो आपसे 6 गुना बड़ा है, जिसका बजट ही $86 बिलियन है, हमारा मुश्किल से $9 बिलियन बनता है। आपसे फौज बड़ी, चौथी बड़ी एयरफोर्स, और बहुत कुछ सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद आप देखें
कि जो डिसीजन मेकिंग की गई, स्पेशली जब पॉलिटिकल लीडरशिप ने फौज को कहा आप डिसीजन जो है ले लें, तो आप इसके बाद आप देखें जो डिसीजंस लिए गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, एयर मार्शल बाबर सिद्दू ने, तो वो इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और जिस तरीके से फैसले हुए, स्ट्रेटेजिक विजन थी, क्लैरिटी थी जहन में, और जो टारगेट्स की सिलेक्शन थी वो भी बहुत स्ट्रेटेजिक थी, और उसका एक इम्पैक्ट आप देखें, हमने देखा कि वो क्रिएट हो। दैट्स वाई आप देखें उसके बाद जो इंटरनेशनल मीडिया उठा के आप देख लें, कोई भी प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जी। उन्होंने फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ की। और मैं फाइनेंशियल टाइम ने लिखा कि ही इज अ वेरी मॉडल ऑफ मिडिल पावर एंड यस। मल्टी अलाइनर है, और स्कीपिंग बिटवीन बीजिंग एंड वाशिंगटन एंड देन तेहरान एंड रियाद, यस। वो क्रेडिबिलिटी बात की। द हिल ने लिखा था कि वो प्रेशर में ब्लिंक में नहीं करते हैं, कि इतने वो प्रेशर को कर। सो मैं, हम राइट। फौज में तो ये कहते हैं कि आपकी जो अहमियत पता चलती है वाइल इट इज हैपनिंग, जब आप फैसले करने होते हैं। यस। सो मेरे ख्याल में जो फैसले हुए हैं बहुत बेहतरीन हुए हैं, और आज पाकिस्तान के स्टैंडिंग चेंज है। हमारे देखें ना, अफगानिस्तान ही देख लें कि हमारे उसमें भी क्लैरिटी है, गजब लिल हक जारी है, तो लेकिन उसका भी एक इम्पैक्ट है, हम उससे पीछे एब्सोल्युटली। नहीं हटे हैं। या। जो हमने गोल सेट किए, ऑब्जेक्टिव सेट किए, वो हमने अचीव करने हैं। सो राइट। सिमिलरली इंडिया के अगेंस्ट भी हमारे पास क्लैरिटी है। दैट्स वाई अभी हमने वाजे जो कल मैसेज है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है वे कौम की मदद से किसी भी मिस एडवेंचर के लिए तैयार है, लेकिन इस दफा यकीनन हमारा जो जवाब होगा मैसी होगा और पेनफुल होगा। राइट। और इस दफ़ा मेरे ख्याल में उनके हौसले और पस्त होंगे। पिछले जितने भी उनके मिनिस्टर्स के हम देख रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर आ रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट दे आर एक्सेप्टिंग कि जी उनके तैयारे गिराए गए थे, दे आर एक्सेप्टिंग कि वो तैयार नहीं थे, कि पाकिस्तान कितना रेडी है उनको जवाब देने के लिए। बट मेरे ख्याल में ये शायद इंडिया के लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि वो शुरू में शिकस्त को तस्लीम कर लेते, और सफारती सतह पर उनके लिए ये मुख्तलिफ होती सूरत हाल। आज आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं उस लाइन के ऊपर। बहरहाल उनको जिस हजीमत का सामना करना वो तो करना पड़ा ही, लेकिन डू यू थिंक ये जो सारी इर्रेलेवेंसी है इंडिया की, ये किसी भी तौर रिवर्ट हो सकती है? इस वक्त जो सूरत हाल उनकी बनी हुई है, अब वो इसराइल के पीछे पड़े कि किसी तरह से इसराइल से उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे, किसी तरह से अफगानिस्तान के साथ मिलके और एक दो और गल्फ ममालिक के साथ मिलके वो अपनी एक अलाइनमेंट बना सकें, कुछ अपनी रेलेवेंसी शो कर सकें फॉरेन अफेयर्स में, दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात में। डू यू थिंक दे कैन गेन इट एनी सूनर व्हाट दे हैव लॉस्ट? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है। देखें, एक तो दे विल टेक डिकेड्स की जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो सेटबैक है, दीज आर द स्ट्रेटेजिक सेटबैक जो ब्लडी नोज पाकिस्तान ने दिया है। उनका ना वेपन्स काम आए, ना उनकी प्रोफेशनलिज्म काम आई, क्योंकि देखें इंडिया हैज नो सेफ्रनाइज हुआ है, उनकी मिलिट्री भी पॉलिटिक्स में आ गई है, हिंदुत्व आइडियाज के अंदर अभी मिक्स हो गई है। सो एक तो वो है, लेकिन ये है कि डिप्लोमेटिकली देखे आप, उन्होंने जंग के फौरन बाद डिप्लोमेट दुनिया भर में भेजे, लेकिन उनके जी। वो पसीर आए नहीं जो हमारे जो पाकिस्तानी हमारे डिप्लोमेट्स डिप्लोमेट्स को जाके मिला, ऑफ कोर्स। प्रिवेल कर गए थे। सो वो मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि जो अफगानिस्तान के साथ है और इसराइल के साथ तो इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दे विल, वो अलायंस तो चलता रहेगा, एंड दे विल नॉट मिस एन अपॉर्चुनिटी, जहां भी मौका मिलेगा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएंगे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो उसको तो हम कभी भी देखें अंडर एस्टिमेट हम नहीं करते हैं, नहीं कर और सकते। यस। पाकिस्तान विल टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस, और जो गार्ड्स है वो हम ले लेंगे, और हमें पता है कि इंडिया से हमने, इवन अफगानिस्तान से भी हमें खैर की तवक्को नहीं। और बिल्कुल वही वाली बात कि फ़ौज जो है वो जंग अज़्म के साथ जीती है। आप जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लें, जितनी मर्ज़ी आपकी मिलिट्री पावर हो, लेकिन आपके जवानों में अगर अज़्म नहीं है, हौसला नहीं है, यकीन और ईमान नहीं है कि आप किसी जंग को जीत सकते हैं, तो फिर कैसे ही आप आगे बढ़ सकेंगे? और इसका सबूत हमारी फ़ौज ने दिया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। इट वॉज यू ऑन द शो। भारत की इबरतनाक शिकस्त को 1 साल मुकम्मल होने का जो मार्का हक है, उसकी मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी किया गया है, और याद रखें कि ऐवान से जारी प्रोमो में कौमी जज्बे को गरमाया गया। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया है कि सरहदें फौलाद हैं जिन्हें गिराना नामुमकिन है।
वेलकम बैक अगैन। हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब हमने शो का आगाज़ किया था तो हमने आपसे कहा था कि मौसम के बगैर, जो बात किए बगैर है, वो दिन का आगाज़ हो नहीं सकता। मेरे ख्याल में पहली चीज़ जो हर कोई एक दूसरे से मिलता है वो यही कहता है, देखा कितनी गर्मी हो गई है, पता नहीं गर्मी कब कब होगी। एंड आई थिंक हर कोई यही इंतज़ार कर रहा है क्योंकि ईद आने वाली है और सबकी यही कोशिश है कि अगर किसी ने जानवर ख़रीद लिया है या कोई ख़रीदना जा रहा है तो उसके लिए वो सेहत का ख्याल कैसे करेगा। और ऐसे में मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ये भी वेट कर रहे होते हैं कि जब जब ईद करीब आएगी, इतनी गर्मी है, तभी जाकर जानवर ख़रीदा जाए। वेल, मुल्क में सूरज एक बार फिर से पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफे की पेशगोइयाँ की जा रही हैं। मैदानी हो, जनूबी इलाके हों, वो झुलसने लगे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो अगले 24 घंटे हैं, इसमें बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क भी रहेगा, गर्मी का ज़ोर भी ज़्यादा होगा। और जनूबी पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, यहाँ पर पारा मज़ीद बुलंदियों को छू सकता है। शहरी इलाकों में तपती धूप, गर्म हवाएं और गर्द आलूद फ़ज़ा मामूलात ज़िंदगी को मुतासर कर रही है। डायरेक्टर मैच हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान विर्क साहब, उनसे इस पर बात कर लेते हैं। ये मौसम आइंदा कोई सकून हमें देने वाला है या नहीं, ये उनसे जान लेते हैं। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया सुबह सुबह इस गर्मी में आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। सर, ज़रा बताइएगा, यही कहा गया था कि 2 दिन थोड़ी गर्मी ज़रूर कम हो सकती है, जो कि आज कल और परसों का दिन हमने देख लिया। आज से दोबारा से हीट वेव का कहा जा रहा है। कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं या रीजन्स हैं जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है? देखिए, जो आने वाले दिन दिन हैं, इनमें जो जनूबी इलाके होंगे, जिसमें जनूबी पंजाब के इलाके जैसे मुल्तान, बैया और इसके अलावा जो रहीमयार खान, राजनपुर और इसके अलावा बहावलपुर, बहावलनगर, बस्ती पंजाब के इलाके, फैसलाबाद, यहाँ पर भी जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना आगे आने वाले दिनों में 2 से 3 रोज में जो है ना वो बढ़ेंगे। अब ऐसा है कि जो सिंध के इलाके होंगे, जिनमें लाड़काना, कश्मीर के इलाके हैं, इसके अलावा दादू के इलाके हैं, लाड़काना के इलाके हैं, ये सारे जितने भी होंगे, यहाँ पर भी टेम्परेचर आने वाले दिनों में बढ़ेगा। इनमें बाज़ इलाकों में जो है टेम्परेचर है ना वो तकरीबन 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। एक आध जगह पे 50 को भी टच कर सकता है। ताहम जो हमारे वस्ती इलाके होंगे, जो पाकिस्तान के वस्ती पंजाब के इलाके, वहाँ पर 40 से 45 के दरमियान में रहने की सही जी। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि क्या सिंध में बारिश का कोई इम्कान है अगले 1 हफ्ते तक? ये जो गर्मी की शिद्दत है, इसमें कमी हो सके? देखिए, अभी आने वाले दिनों में सिंध में कोई ऐसी बारिश वाला सिलसिला नहीं लग रहा। ताहम जो शुमाली इलाका जात या बलाई इलाके होंगे, वहाँ पर एक मगरबी हवाओं का सिलसिला 10 तारीख के बाद 10 के बाद जो है ना वो एंटर होगा। और उसमें जो है ना बलाई इलाकों में थोड़ा बहुत जो है ना वो फर्क पड़ सकता है। सही। और पंजाब में ये जो बारिशें हो रही हैं, अभी भी हम देख रहे हैं, क्या इससे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा पंजाब की अगर सूरत हाल जाने? और कौन से वहाँ से ज़्यादा ऐसे इलाके हीट से अफेक्टेड रहेंगे? देखिए, ये जो पंजाब के इलाके हैं ना, इसमें जो जनूबी पंजाब के जितने भी इलाके होंगे, यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो आने वाले दिनों में बढ़ेगा। इसके अलावा लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और इसकी गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ेगा। यहाँ पर 40 और 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। जबकि जो नीचे वाले इलाके होंगे, जनूबी पंजाब के इलाके, यहाँ पर 45 को टच कर सकते हैं। सही। ईद से पहले पहले कोई बारिश की पेशगोई है सिंध में या फिर बलूचिस्तान में, पंजाब में, जो मौसम को ऐसा ठंडा कर दे कि ईद ठंडी रहे? देखिए, ईद पे अभी जो है अभी ये जो है ना 11 तारीख को जो आएगा, ये बलाई इलाकों में होगा, ये तो सिंध को अफेक्ट नहीं करेगा। आने वाले दिनों में भी उसके बाद भी जो है ना वो सिंध में अभी कोई ऐसा स्पेल या ऐसी बारिश वाला सिलसिला जो है ना वो नहीं लग रहा है। ऑल राइट। और ये बता दीजिएगा जाते जाते कि जो बारिशें हैं इस साल हम कब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये जो गर्मियां हैं इन्हें कब तक हमें सताना है? ये देखिए, ये इस साल जो बारिशें हैं, देखिए हमारे पास नॉर्मली जो है ना जून में कोई प्री मानसून की बारिश जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मिड जून के बाद। तो उसके बाद जो है ना जुलाई में प्रॉपर जो है ना वो मानसून स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया विक साहब, आपके वक्त वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। चले अब आगे हमें पूरा 1 महीना तो कम से कम गर्मियों में गुजारना है। उस 1 महीने के बाद शायद कहीं बारिश के इम्कानात हो जाएं, लेकिन अभी हमें उसके लिए तैयारी करनी है। और जब मैं बात करी हूँ कि तैयारी करनी है, तो तैयारी तो हमें ईद की भी करनी है। और अगर इस गर्मी में ही हमें ईद मनानी है तो अपने जानवरों का कैसे ख्याल रखना है, डीजी वाइल्ड लाइफ हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं दुनिया पोल है, कहते एक बार फिर खुशामदीद। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि आप सब तैयारियां कर रहे हैं, अपना बजट भी प्लान कर रहे हैं कि ईद की आमद है और आपने किस तरह से जानवर की ख़रीदारी करनी है, कौन सा जानवर ख़रीदना है। तो ऐसे में इस गर्मी में उसकी देखभाल कैसे करनी है, ये ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज बन गया है सबके लिए। और जैसे कि महकमा मौसमियात ऑलरेडी ये बात कर रहा है कि ये जो पूरा महीना है ये तो गर्म रहने वाला है, और अभी तो फौरी तौर पर बारिशों की कोई पेशगोई नहीं है। ख़ास करके हम सिंध और बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं, तो फिर आपने अपने ख़रीदे हुए जानवरों का ख्याल कैसे करना है, कैसे देखभाल करनी है, ख़रीदारी में क्या ख्याल रखना है कि कहीं आप बीमार जानवर ना ख़रीद लें। और इसके अलावा भी हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारे घरों में जानवर होते हैं, पेट्स रखते हैं हम अपने घरों में, लेकिन बहुत बार हम बड़े शौक़ से उन जानवरों को ले तो आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम उनका ख्याल नहीं रख पाते। और ख़ास करके गर्मियों में पेट्स की क्या हमें उनकी टेक केयर करनी चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर नज़ीर हुसैन कल्होड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डीजी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपने अपना वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला, और सुबह आसान नहीं होता वैसे वक्त निकालना, लेकिन आई एम श्योर डॉक्टर्स की रूटीन बहुत हमारी तरह की ही होती है। अब ईद आ रही है, हर कोई पहले तो हमने अप्रैल कराची में तो ख़ास करके थोड़ा ठंडा ही देखा है, वरना अप्रैल भी गर्म होता है। लेकिन जब अब गर्मी आई है तो एक्सट्रीम हीट है, और हर कोई ये परेशान है कि सिर्फ उसने बजट नहीं बनाना ईद में अपने लिए कुर्बानी का जानवर लेने के लिए, बट उसने ये भी मेक श्योर करना है कि शेल्टर हो, घर पे सारी चीज़ें जानवर को रखने की अच्छी जगह हो। लेकिन कई बार हम थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, जानवर को ख़रीद तो लेते हैं लेकिन उसकी टेक केयर नहीं हो पाती। तो क्या ज़रूरी होगा इतनी गर्मी में, अगर हम ईद के लिए जानवर ख़रीद रहे हैं, क्या जानवरों को भी हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है, और ये कितना मुश्किल होता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पे हमें बुलाया। मामला ये है कि जो हीट शाक है वो तो जिस तरह इंसानों को होती है इस तरह जानवरों को भी होती है। सही। लेकिन जानवरों के अक़साम मुख्तलिफ हैं, इस वजह से उनका जो देखभाल है उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा हम मुख्तलिफ बताएँगे। सबसे पहले हम ज़हन नशीन कर लें कि ये साल जो है गर्मी का, वो मैं समझता हूँ काफ़ी सदियों का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी आने वाली है। अप्रैल रिलेटिवली ठीक था मई के अंदर, और खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती के ईद उल अज़हा भी इसी महीने मई में आ रहा है जी। और थ्रू आउट पाकिस्तान, न सिर्फ कराची, मई बहुत गर्म हो गया और 45 40 डिग्री सेंटीग्रेड 35 ये। इसमें सबसे पहले तो हमें जिस तरह इंसान अपने ख्याल रखते हैं पानी, तो पानी ताज़ा हो, फ्रेश हो, लेकिन बर्फ़ वाला ना हो। छोटे बड़े जितने भी जानवर हैं या पेट हैं, उनको कभी भी हम बर्फ़ वाला, फ्रीज़ वाला या बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाल के उसको ठंडा करके नहीं देते, क्योंकि उससे हीट शॉक की वजह से वो ये शॉक हो जाता है, क्योंकि एक बहुत गर्म बॉडी और बहुत ठंडा पानी। तो इस वजह से तो जो ताज़ा पानी होता है, जो फ्रेश होता है, हल्का सा ठंडा हो, उसको कैसे ठंडा किया जाए? जो बर्तन हैं खुसूसन या टैंक्स हैं जो हमारी ऊपर रखी हुई हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं तो चादर है या कोई जूट की जो है बोरी होती है, या जो ग्रीन आजकल वो शीट्स आ रही हैं, वो उसके ऊपर लगाएं ताकि वो पानी ठंडा रहे। और पानी ही वाहिद चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हल इसका निकालती है। दूसरा, जब शदीद गर्मी हो जाए और आप देखें कि ज़बान बाहर निकल रही है और पसीना बहुत आ रहा है छोटे जानवरों को, और ख़ास तौर पे बड़े जानवरों के अंदर अगर देखें पैंटिंग कर रहे हैं, पूरा खाना माना छोड़ देते हैं, तेज सांस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सांस ले रहे हैं, क्योंकि उनका यही तरीका है बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को कूल करने का। एग्जैक्टली। इंसानों के अंदर आप देखेंगे तो एक कुदरत ने एक हमें बहुत नादिर मौका दिया कि हमें पसीना आता है। तो पसीने से क्या होता है कि जितना भी हीट है वो बाहर निकल जाती है। जब पानी हमारे बॉडी के ऊपर आ जाता है पसीने वाला, हवा के साथ उड़ता है, तो गर्मी लेके वो अपने साथ जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब हम जानवर लेते हैं तो उसको अब इंसानों की तरह ख्याल करने का मतलब समझते हैं कि जैसे वो इंसान ही है, हम उसको मीठा भी दे रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने वो मशरूबात बना के भी देते हुए अपने जानवरों को देखा है देते हुए। तो ये एक हमारी नेचर है, हमारा प्यार करने का तरीका होता है। कभी कभी वो कहते हैं ना कि ओवर लव करना भी आपके जानवर के लिए ख़तरा बन जाता है।
तो क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, क्या कोई ये जो लोग जूसेस बना के देते हैं, और ख़ास करके हम कोई जानवर ख़रीद के शो ऑफ बड़ा करना चाहते हैं, उसे जब तक 4 से 5 चक्कर नहीं लगाएंगे, तो इस गर्मी में क्या ये करना ठीक है? और एक झमगट्टा बना के जो जमा हो जाते हैं जानवर के आसपास, ये क्या ठीक है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहले तो हमें उनके चारे का टाइमिंग चेंज करना चाहिए। बढ़िया हमारे पास फार्मिंग हो या कुर्बानी वाले जानवर हो, उनके अंदर हमें ये करना है कि सुबह 5 से 7 बजे वाला जो ठंडा टाइम है, उस टाइम खाना इनको देना है। अच्छा। गर्मी के टाइम देंगे, खाएंगे भी कम और ओवर हीट प्रोड्यूस होगी। जब ओवर हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा, उनको बीमार पड़ जाएंगे। तो या तो सुबह जल्दी देना है खाना, और या शाम को ठंडा होने के 6 और 8 के दरमियान, ये ऐसा टाइम है जिसके अंदर आप उनको खाना दे दें। और ख़ास तौर पे जब उसको भूसा या इस तरह की जो चीज़ें देती हैं, ग्रीन पत्ते वाली जो है जो घास हैं, वो बहुत ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन भूसा वगैरह अगर हम देते हैं तो उसमें पानी वगैरह मिला के थोड़ा नरम करके उनको दें, ताकि पानी की भी तलब पूरी हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसे समझते हैं कि फिर भी वो हीट कर रहा है, वो पेंटिंग कर रहा है, ज़बान बाहर निकाल के ठंडे सांस ले रहा है, मैंने ये बताया कि इंसान में तो ये है खूबी, कुछ जानवरों में भी है, जैसा घोड़ा वगैरह है, तो पसीना आ जाता है। लेकिन आमतौर पे जानवरों में पूरी बॉडी पे पसीना नहीं आता, सिर्फ मुंह का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जिसको मसल कहते हैं, उसी पोर्शन में से पसीना आता है। तो पूरी बॉडी का पसीना कैसे निकालें? तो इस वजह से ये कि बहुत ज़्यादा ओवर हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट बॉडी। तो उस वजह से पंखे चलाने चाहिए, मिस्ट फैन उनको लगाएं, ऊपर शेड जो है वो अच्छा है। तो सबसे पहले पानी के अंदर अगर हम देखें, अगर आप समझ रहे हैं कि वो अभी भी कम नहीं हो रहा, तो ORS ज़रूर दें। ORS हम अपना बना सकते हैं। 50 ग्राम ORS हम जानवरों को दे सकते हैं। सिंपल कि 50 ग्राम आपने उठाना है, यानी 5 चम्मच अगर आप उठा लें चीनी का, 5 नमक का, ठीक है, तो 50 ग्राम के करीब ये बन जाएगा। वो 10 लीटर पानी में डाल के आप उनको दें, भले पेट्स हों या बड़े जानवर हों। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये भी है ना कि एक जानवर घर में आया, उसे बेसन मिला के पानी दे दें, क्या इस तरह की चीज़ें? गुड़ वाला पानी दे दें? गुड़ वाला फिर भी ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड होना चाहिए। बेसन क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन होता है, हाई एनर्जी होती है कंटेंट, तो और ज़्यादा। जितने भी अनाज हैं वो दिन में तो देने ही नहीं है, या तो सुबह बिल्कुल जल्दी देने हैं या शाम को देने। दिन में उनको हल्का फुल्का रखना है, ताकि हम खुद भी देखें, जब गर्मी लगती है तो हम खाना नहीं खा पाते। अगर वो हाई प्रोटीनियस खाना खाते हैं तो कितना पसीना आ जाता है। या हम इस दौरान मछली नहीं खाते, हम अगर इस मौसम में मछली खाएंगे तो बार बार पानी पिएंगे। इस तरह हाई जो एनर्जी वाली चीज़ें हैं या हाई प्रोटीन कंटेंट वाली हैं, वो दिन में अवॉइड करनी है। और जो भूसा होता है और एक जो ग्रीन्स होते हैं, यानी वो, क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा, तो क्या वो दिया जाए? ग्रीन बहुत ज़्यादा दिया जाए, और अगर भूसा देना बहुत ज़रूरी है तो वो ड्राई ना दिया जाए, वो पानी के साथ मिला के दिया जाए। अब आ जाए पेट्स से। पेट्स के अंदर भी यही है मामला कि पेट्स के अंदर भी आप उनको पानी दें, ORS दें, ठीक है। और उसके अलावा खाना जो है वो उनको या तो सुबह जल्दी दे दें या शाम को दे दें। और पेट को घुमाएं नहीं, ओवर हीट प्रोड्यूस होगी। रनिंग नहीं कराएं, उनको कोई एक्सटर्नस एक्सरसाइज न कराएं, कोशिश करें शेड में रखें। दूसरी बात होती है शेड की। शेड ऐसा होना चाहिए, अगर वो टिन की आपकी छतें हैं तो वो ऐसे हैं जैसे ओवन है। हाँ, वो और गर्म हो जाती है। तो अगर उसको तो आप उतार नहीं सकते टिन की छतों को, तो अब उसके ऊपर आप पत्ते रखवा दें, या जो भी पुरानी चीज़ें हैं इस तरह की जो गत्ते की बनी हुई हैं वो रखें, ताकि हीट ट्रांसफ़र कम हो। तो इस वजह से दूसरा तो ये हमें करना चाहिए। अगर दरख्त है तो दरख्त के नीचे जो है ना जानवरों को बांध दें, तो ये बहुत अच्छा होता है। वाटर स्प्रे कर अपने घरों में, तो जो लोग कुत्ते वगैरह भी रखते हैं, बिल्लियाँ भी रखते हैं, थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर देते हैं उनकी बॉडी को। बड़े जानवरों के साथ भी हम ऐसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बड़े जानवरों में तो ज़्यादा करना चाहिए। रीज़न उसका वही है कि अगर हमें पसीना आता है तो हम इंटरनली जैसे बॉडी को स्प्रे कर रहे होते हैं, फिर गर्मी निकलती है। अगर जानवरों को इतना पसीना नहीं आता, तो इस वजह से हम पानी जब ऊपर उसके उतारते हैं, तो जैसे पसीने की तरह वो जब हवा के साथ पानी एवापोरेट होने लगता है, तो बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। हमारे पास 30 सेकेंड्स है डॉक्टर साहब। अक्सर लोग ये देखते हैं कि उनका जानवर थोड़ा निढाल हो रहा है, परेशान है, तो वो उसको अपनी तरफ से कोई ना कोई दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। क्या कोई गोली, कोई दवा दी जा सकती है अपने जानवर को फौरी तौर पर? फौरी तौर पे तो ये सर एंटीबायोटिक वगैरह ये नहीं देनी। सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक की, जिस तरह इंसान के जो ना लाल पीला हो जाता है जैसे मुंह, इस तरह जानवरों का भी खुश्क हो जाता है मुंह। उसके अलावा पेंटिंग होती है, खाना पीना छोड़ देता है, तो उस टाइम हमें समझना चाहिए हीट स्ट्रोक हो गया है। पानी ताज़ा दें, फ्रेश दें, मल्टीविटामिन दें, ORS दें, इसके अलावा कुछ ना दें। अगर ज़रूरी हो तो फिर हमारे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स खुली हुई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। बहुत सारे लोगों को इससे मदद हासिल होगी, ख़ास करके जिनके अपने घर में जानवर हैं, या फिर वो ईद के लिए भी जानवर ख़रीदना चाह रहे हैं कि कैसे उसकी देखभाल करनी है। इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ ही
वेलकम बैक अगेन। हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि मशरिक़ वस्ता में क्या सूरत हाल आइंदा दिनों में बन सकती है जब अमेरिका की जानिब से ये बयान आ जाए कि अमेरिका इस जंग को ख़त्म करना चाहता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बैकडोर सफारतकारी तेज़ हो चुकी है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। वो कहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार से दस्तबरदारी पर आमादा हो चुका है और मुआहदे के इम्कानात अब रोशन हो चुके हैं। ट्रंप के मुताबिक गुज़श्ता जो 24 आवर्स रहे हैं उसमें उनकी बड़ी मुस्बत बातचीत भी हुई है और दोनों ममालिक किसी बड़े ब्रेक थ्रू के बहुत ही करीब आ चुके हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि तेहरान जो है वो इस पूरे सूरत हाल पर एक बड़ा ही मोहतात मौक़िफ़ रखता है और अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा उनकी जानिब से लिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो यूएस ने उनको प्रपोज़ल दिया है उस पर वो सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने चीन का दौरा भी किया है, वहाँ अपने हम मनसब से मुलाकात भी की है। ऐसे में जो चीनी वज़ीर ख़ारजा है उनका भी बयान सामने आया है कि चीन अपना किरदार ख़ित्ते में सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, अमन लाने के लिए अदा करता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को कितना सीरियसली अक्रॉस द वर्ल्ड लिया जा रहा है और जब ईरान ये कहता है कि हम बड़े मोहतात अंदाज में से देख रहे हैं और इस पर कोई मुस्बत जवाब देना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर खुर्रम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सर, इट्स गुड टू सी जब ये बात की जाए कि जी बैकडोर बातचीत चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि हम किसी नतीजे की जानिब पहुंच सकते हैं और ये जो अगला हफ्ता है ये कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आ सकता है। विच ब्रिंग्स मी टू द 14 पॉइंट्स, जिसमें सबसे अवलीन ये है कि क्या अगले 10 सालों के लिए या 15 सालों के लिए यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है वो ईरान रोक सकता है या नहीं। डू यू थिंक यहाँ कोई आमादगी हो सकती है? जी देखिए, इससे पहले भी अगर आप ईरान की तारीख देखें और यूरेनियम के हवाले से या एटम बम के हवाले से जो ईरान का मौक़िफ़ था वो हमेशा बहुत क्लियर रहा है कि ईरान वाज नेवर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग न्यूक्लियर कैपेसिटी। यही वजह है कि 2015 में जब अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों ने ईरान को इंगेज करने की कोशिश की तो ईरान ने काफ़ी आगे जाकर कोऑपरेट किया और पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी कन्विंस थे ईरानियन मौक़िफ़ पे कि ईरान सिर्फ सिविलियन मकासद के लिए यूरेनियम अफज़ूदा कर रहा है। 2015 में ये मुआहदा हुआ, जो भी यूरेनियम अफज़ूदा ईरान के पास थी वो ईरान ने रूस के हवाले की और जो बिलो वेपन ग्रेड यूरेनियम है वो IAEA के ज़ेरे निगरानी ईरान ने उस पर काम शुरू किया। 2018 में ट्रंप आए, इन्होंने जब इस मुआहदे को स्कटल किया तो इन्होंने हमला करने से पहले भी ईरान पर कुछ मुज़ाकरात हुए थे और उसमें भी ईरान वेंट आउट ऑफ द वे टू कन्विंस द अमेरिकन्स कि वो यूरेनियम और एटम बम के इशू पर काफी कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान की पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है एटम बम का हसूल। लेकिन अब 28 फरवरी 2026 के बाद हालात शायद कुछ तब्दील हो गए हों। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त ईरान पर जो लोग हुक्मरान हैं इन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं इस जंग में, इन्होंने अपने बीवी बच्चे खोए हैं इस जंग में, इनका जाती नुकसान हुआ है, ईरान की प्रेस्टीज को नुकसान पहुंचा है और ये पहली दफा नहीं है। जून 2025 में भी ईरान इसराइली जारहियत का शिकार हुआ था। तो अब इस सारी सूरत हाल में ईरान यूरेनियम पे कॉम्प्रोमाइज तो कर लेगा, लेकिन इन रिटर्न ईरान कुछ सिक्योरिटी गारंटीज चाहेगा और वो सिक्योरिटी गारंटीज भी उन ममालिक से विच मैटर। खास तौर पे रूस और चाइना को थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा ईरान की ये जो एक सिक्योरिटी गारंटीज हैं उनके हवाले से। तो कुछ गिव एंड टेक पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि अमेरिका और ईरान दोनों अंडर प्रेशर हैं टू कंक्लूड दिस वॉर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और चूंकि आपने भी डिप्टी वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू सुनी हुई होगी और हमने जिस तौर से पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया, जिस तौर से पाकिस्तान ने भारत को हराया और उसके बाद अब पाकिस्तान का रोल एज मीडिएटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।